नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। सबसे पहले तो सॉरी, आज लेक्चर में थोड़ा सा लेट हुआ है, पर फ़िलहाल जो है लेक्चर आपको मिल रहा है, यही बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो इस वजह से। चलिए कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न करंट अफेयर्स के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब धीरे धीरे आप लोग जो है हैबिचुअल हो रहे हैं। तो इस एक दो और लेक्चर्स के बाद जो है हम थोड़ा सा इसको या इस लेक्चर के ड्यूरेशन को और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बुक थोड़ा मोटी है और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट भी करना है। हमेशा पूरे 24 अक्टूबर तक लेके नहीं चलना है, उसके पहले और भी एक दो जगहों से हमको करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। तो आप लोग ज़रा कमेंट में करके बता दीजिएगा कि क्या अब ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है कि नहीं बढ़ाई जा सकती, या अभी आगे एक दो लेक्चर के लिए ड्यूरेशन को और अभी सीमित रखा जाए। तो फिलहाल आइए चलिए बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं लेक्चर की। थोड़ा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते चलिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला करंट है जो अभी आज का हमारा, वो है जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकॉनमी मिशन की शुरुआत की। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यह नॉलेज इकॉनमी मिशन है क्या, नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने या नौकरी की संभावनाओं को तलाशने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किस सरकार के द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा या फिर केरल राज्य के द्वारा यह योजना या यह मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखेंगे भी। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो असम का 6वां जो राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जून 2021 में, वह है रायमोना रिजर्व। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि यह राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों का संचालन पूरी तरीके से अवैध माना जाता है और उनको रोका जाता है। हालांकि वन अधिकारी की अनुमति से थोड़ी बहुत कार्रवाई या थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वहाँ पर संचालित की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए वन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। और कोई भी क्षेत्र या कोई भी जो एरिया है उसको कौन राष्ट्रीय उद्यान घोषित करता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वह राज्य सरकार देती है, न कि केंद्र की सरकार। बाकी डिटेल में हम लोग उधर इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में इसको देखेंगे, यहाँ छोटा छोटा जानते चलिए, मोटा मोटा। चलिए बात करते हैं इस रायमोना रिजर्व की, जो कि असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इस संदर्भ में असम सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी हमारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर। बताइए कब था? अभी पहले ही लेक्चर में करंट अफेयर्स में आपको बताया गया सब कुछ इसके बारे में, तो बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जान लीजिए। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस का मेज़बान देश था वह था पाकिस्तान। ठीक, और इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो भारत की थीम थी वह थी बायोफ्यूल फॉर बेटर इन्वायरमेंट, या फिर पर्यावरण के लिए, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर रहे थे रायमोना रिजर्व। देखिए एक भी लेक्चर छोड़िए मत, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो रायमोना रिजर्व असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। यह कहाँ पर स्थित है? तो असम के बोडोलैंड क्षेत्र में स्थित कोकराझार जिले में यह स्थित है। ठीक है, और इस रायमोना रिजर्व के पश्चिम में, पश्चिम यानी किस साइड, मान लीजिए कि रायमोना रिजर्व है ना, तो रायमोना रिजर्व के पश्चिम साइड में एक नदी बहती है जिसका नाम है सोनकेश। ठीक है, सोनकेश, एक सेकंड, रायमोना रिजर्व के, ये रायमोना रिजर्व हो गया, इसके पश्चिम साइड में एक नदी बहती है जिसका नाम है सोनकेश। इसके पूर्व में भी एक नदी बहती है रायमोना रिजर्व के, जिसका नाम क्या है? सरलभंगा, सरलभंगा नदी। और यह सोनकेश नदी और सरलभंगा नदी दोनों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और इसके साथ साथ इस रायमोना रिजर्व की जो दक्षिणी सीमा है वह पेकुआ नदी निर्धारित करती है। कौन सी नदी? पेकुआ नदी। ठीक है, अब बात करें अगर इस रायमोना रिजर्व के अंतर्गत पाए जाने वाली कुछ प्रजातियों के बारे में,
तो वहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है या जो वहाँ की एक स्थानिक प्रजाति है वो असम की, वह है गोल्डन लंगूर, जो कि इस रायमोना रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत या रायमोना रिजर्व क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एशियाई हाथी हो गया, क्लाउड लेपर्ड हो गया, इंडियन गौर हो गई, चित्तीदार हिरण हो गया, हार्नबिल हो गया, तितलियां हो गई, यह सब जो है इस रायमोना रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण है गोल्डन लंगूर, जो कि बोडोलैंड का शुभंकर भी है। ठीक है, बोडोलैंड का शुभंकर भी है यह गोल्डन लंगूर, तो ध्यान में रखिएगा। लाइट चली गई तो हो सकता है थोड़ा सा फैन का आवाज़ आप लोगों को आता रहे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और आगे अगर बात करें तो असम राज्य का यह 6वां रिजर्व फॉरेस्ट बना था, रायमोना रिजर्व। इसके साथ साथ असम सरकार ने उसके कुछ दिनों बाद एक अन्य रिजर्व की घोषणा की, अन्य राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की, और वह बन गया असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है देहिंग पटकाई। ठीक है, यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई, जो कि एलिफेंट रिजर्व के अंतर भी मौजूद है। ठीक है, अगर थोड़ी सी बात करें इसके नाम के बारे में, देहिंग पटकाई के नाम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो देहिंग नदी जो है वह इस एलिफेंट रिजर्व के आसपास या क्या कहेंगे इसको, हाथी अभ्यारण्य के आसपास जो है वहाँ से हाथी अभ्यारण्य से बहती है या इसी जंगल से बहती है देहिंग नदी। और पटकाई पहाड़ी या पटकाई हिल्स के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में ज़रूर सुना होगा। तो पटकाई हिल्स के तल में या पटकाई हिल्स के फुटप्रिंट पर यह जंगल या यह रिजर्व क्षेत्र अवस्थित है, तो इसी से इसका नाम पड़ गया देहिंग पटकाई। ठीक है, और यह ऊपरी असम के कोयले और तेल समृद्ध जिलों के आसपास फैला हुआ है, जिनमें शामिल है डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर क्षेत्र। इस रिजर्व यानी इस देहिंग पटकाई के आसपास देखिए एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी अवस्थित है, और इसके साथ साथ एक ओपन कास्ट कोयला खान भी अवस्थित है। ओपन कास्ट कोयला खान भी अवस्थित है इस देहिंग पटकाई रिजर्व के आसपास, जो कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। इस देहिंग पटकाई रिजर्व को एक अन्य नाम जयपुर वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? जयपुर वर्षा वन के रूप में भी इस देहिंग पटकाई रिजर्व को जाना जाता है, जो कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें इस देहिंग पटकाई के आसपास देहिंग पटकाई के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख जीवों के बारे में, तो यहाँ पर कुछ दुर्लभ जीव देखने को मिलते हैं, जिनमें शामिल है एक लुप्तप्राय वाइट विंग वुड डक, और इसके अलावा यहाँ पर IUCN की रेड लिस्ट में शामिल एक इंडेंजर्ड कैटेगरी जिसका नाम है असमिया मकाक, यह भी पाया जाता है। डक और असमिया मकाक के बारे में दिमाग में रखे रहिएगा। इसके साथ साथ इस देहिंग पटकाई रिजर्व क्षेत्र में जो है या देहिंग पटकाई जो है वह भारत का ऐसा एकमात्र अभ्यारण्य है जो जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियां जहां पर रहती हैं। ठीक है, या जो है जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का भी घर है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं बाघ, तेंदुआ, क्लाउड तेंदुआ, गोल्डन कैट, मार्बल कैट, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। कुछ अन्य प्रजातियों के बारे में बात करें जो देहिंग पटकाई रिजर्व के अंतर्गत आती हैं या देहिंग पटकाई क्षेत्र के या फिर एलिफेंट अभ्यारण्य में आ जाती हैं, उनमें शामिल हैं चीनी पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, सांभर, जंगली सूअर, बर्किंग डियर, सीरो, और साथ ही साथ एक विशाल गिलहरी जिसका नाम है मलय विशाल गिलहरी, जिसको कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के असम में कितने रिजर्व हो गए? 7। अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यानों की जो सर्वाधिक संख्या है भारत में वह है मध्य प्रदेश में 12। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा अंडमान। अंडमान में राष्ट्रीय उद्यानों की जो कुल संख्या है वह है 9। और इसके बाद तीसरे नंबर पर स्थान आ जाता है असम का, जहां पर अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर के हो गई है 7। असम के इन 7 राष्ट्रीय उद्यानों में 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि IUCN के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो काजीरंगा और मानस। ठीक है, और बाकी के अन्य 5 अभ्यारण्यों के बारे में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो वे हैं देहिंग पटकाई, रायमोना, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा।
ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट और अगला देखते हैं। थोड़ी देर रोक देते हैं, शायद लाइट आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2021 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ये नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस होता क्या है, ज़रा कमेंट करके बताइए। तो गलत भी होगा तब भी बताइए, आपको सही कमेंट करके वहीं पर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहाँ पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। तो 29 जून 2021 को इंदौर में नेट रेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, जो कि एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। नेक्स्ट, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया? तो द टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 के सूची में भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी स्थान दिया गया टॉप 50 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो WTO में भारत का जो स्थायी मिशन है उसके काउंसलर के रूप में आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? तो टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनके नाम हैं IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। नेक्स्ट है कि 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ना विभिन्न क्षेत्रों में। पता है कि नहीं? पूरा डिटेल पता होगा, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, बहुत ही सामान्य सी बात है। ठीक है, तो सर्वाधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना कर्नाटक के द्वारा की गई है। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट है WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामी नेनी को। ठीक है, किसने नियुक्त किया है? तो WWF इंडिया ने इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत कौन जारी करता है SDG इंडिया इंडेक्स? तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना? तो उड़ीसा जो है यह मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना की जा रही इंटरनेशनल सी क्लस्टर की। ठीक है, किसके द्वारा? तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही, जो अपनी तरह का भारत का पहला सी क्लस्टर या समुद्री क्लस्टर होगा। हाल ही में किस संस्थान ने
कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एनटी टैग का विकास किया। तो एनटी टैग जो है यह भारत का अपना स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल ईयू नेवफॉर ने अपना पहला सैन्य अभ्यास 18 से 19 जून 2021 के बीच किस खाड़ी में किया? तो अदन की खाड़ी या गल्फ ऑफ अदन में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के नौसेना बल, जिसका नाम है ईयू नेवफॉर, ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके अपना पहला सैन्य अभ्यास संपन्न किया है 18 से 19 जून 2021 के मध्य, ठीक है। कहाँ पर? तो गल्फ ऑफ अदन में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना, केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय बना। तो भारत का पहला मानक निकाय बना वन नेशन वन स्टैंडर्ड में शामिल होने वाली योजना में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO, ठीक है। नेक्स्ट, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम है, तो इस नई योजना का नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। उद्देश्य क्या है? तो युवा लेखकों को उनकी लेखनी में और सुधार करने के लिए सलाह देने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की? तो सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे योजना केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल में बनाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक या एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, या इसको AMB इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AMB इंडेक्स, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत या एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक या AMB इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो AMB इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अच्छा, कौन जारी करता है यह AMB इंडेक्स? तो यह AMB इंडेक्स देखिए 2018 से ही जारी किया जा रहा है। जारी कौन करेगा? यह बहुत आसान है, आप आसानी से गेस कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 से भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, को नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीता, जो कि 1952 में भारत से लुप्त हो चुका है, इसको दोबारा नवंबर 2021 से हमारे देश के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से बसाने की योजना है। इस योजना के तहत नामीबिया से, अफ्रीका के नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं, ठीक है। और बात करें इस कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसको पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और 1981 में यह कूनो जो है वह कूनो अभयारण्य बना था, ठीक है। और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट और अंतिम, कि जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई? तो अब राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए, जिनमें चौथा टाइगर रिजर्व है रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।